एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट। ठीक है, मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर रहेंगे वो रहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अभी हमें लाइट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेना है, लाइट कैसे बिहेव करती है ये देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं लाइट की डेफिनेशन से। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंस ऑफ विजन। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपके आसपास जो कि सेंस ऑफ विजन क्रिएट करती है। मतलब लाइट अगर होती है तो आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, लाइट नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ लाइट में चीज़ें नहीं दिखेंगी। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम क्या समझते हैं? वो वेव जो कि वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है, जिसे मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास साउंड वेव थी, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती। अब इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सन है, सन की लाइट तो हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन उसके ऊपर जो धमाके हो रहे हैं न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन से, वो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? वो डिस्टर्बेंस की वजह से ट्रेवल करता है जो कि बीच में आ रहा है, जो भी मटेरियल या मैटर बीच में है। जैसे अभी लेटली एक मूवी आई थी ओपनहाइमर, उसका एक सीन है जिसके अंदर एक्सप्लोजन होता है, लाइट पहुंच जाती है, शॉक वेव भी पहुंच जाती है और साउंड थोड़ी देर बाद वहां तक पहुंचता है, धमाके की आवाज़ आती है ना। तो जो साउंड है उसको एटमॉस्फेयर चाहिए, हवा चाहिए, या कुछ सॉलिड चाहिए, कोई लिक्विड चाहिए जिससे वो ट्रैवल करे। पर लाइट वेव के साथ ऐसा नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम के अंदर भी चलती है। अब आ जाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे। तो ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट है, उन्हें बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, बल्ब हो गया और एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट नहीं है बट वो रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट्स। तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास मून, प्लास्टिक, वुड। अब मून की अपनी स्वयं की लाइट नहीं है, इसलिए उसकी शेप चेंज होती है। ठीक है, जैसे जितने हिस्से पे सन की लाइट पड़ रही है वो तो हमें दिखता है, जितने हिस्से पे नहीं पड़ रही है वो हमें नहीं दिखता है। जब पूरे हिस्से पे पड़ने लगती है तो फुल मून हो जाता है, और जब बिल्कुल नहीं पड़ रही होती है तो वो अमावस्या हो जाती है या न्यू मून हो जाता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और लाइट एकदम सीधी चलती है। अगर उसके बीच में कोई चीज़ आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो वो उसकी शेडो कास्ट करेगी। बिल्कुल यही फिनोमेना हम देखते हैं जब सन एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, जो ग्रहण पड़ते हैं, कि अर्थ बीच में आ जाती है तो अर्थ की जो शेडो पड़ने लगती है मून पे, तो मून दिखता नहीं है। या मून बीच में आ जाता है तो आपको सन ठीक से नहीं दिखता है, तो शेडो पड़ने लगती है मून की। ठीक है, वेव थ्योरी। तो हम पढ़ते हैं दो तरह से लाइट को, उसके डुअल नेचर की वजह से, एक वेव के अंदर, एक पार्टिकल के अंदर। तो वेव थ्योरी क्या बोलती है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे चाहिए ही नहीं कोई मटेरियल मीडियम, वो आराम से ट्रैवल करेगी। उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लाइट जो होता है वो बंडल होता है बहुत सारी वेव लेंथ का। ठीक है, वेव लेंथ होता है लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जैसे ये आपका वेव है तो ये जो होगी वो वेव लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो जो लाइट के अंदर जो वेव्स होती है बहुत सारी होती हैं, तो उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें दिखता है, इंफ्रारेड जो कि रेड के ऊपर वाली है। विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि रेनबो की कलर्स हैं। ठीक है, रेड के ऊपर चली गई वेवलेंथ, हमें दिखेगी नहीं, इंफ्रारेड हो जाएगा वो, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट करती है। तो जितने भी अप्लायंसेज आपके आसपास हीट दे रहे हैं वो इंफ्रारेड वेव दे रहे हैं। ठीक है, और आपके मोबाइल में भी इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं। यूवी रेज की बात करें तो जो वॉयलेट से भी नीचे होती हैं वो होती हैं आपकी अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे कि आपने देखा होगा सनस्क्रीन लगाना, सन ग्लासेस होते हैं उनके अंदर बोलते हैं यूवी बैन ग्लासेस, तो वो यूवी रेज को आप तक पहुंचने से रोकती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े सेफ रहते हैं। आपकी जो ओजोन लेयर है वो भी यूवी रेज को रोकती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो लाइट हैज डुअल नेचर, ये हम बात कर चुके हैं। 2 तरह का नेचर होता है, एक हम बोलते हैं इसका वेव नेचर, जैसे जिसके अंदर हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह स्टडी करते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई ये फोटॉन्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इसके अंदर होते हैं, क्वांटाइज्ड पैकेट्स ऑफ लाइट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम फोटॉन्स। इसी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, पर इसमें हमें अभी जाना नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक है 10th तक के लिए वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम समझते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। अब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख पाया हूँ मैं, तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, स्लोली बोलता हूँ। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉलिश स्मूथ सरफेस सच एज मिरर्स, तो मिरर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए जब हम मिरर बनाते हैं उसके लिए ग्लास लिड का इस्तेमाल करते हैं, पीछे उसकी कोटिंग चढ़ाते हैं सिल्वर की, उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं ताकि ये सिल्वर थोड़ा सेफ रहे, स्क्रैच ना पड़े इसके ऊपर, और ये बन जाता है एक मिरर। ठीक है। और ये जो सिंगल रेज होती हैं इन्हें बोलते हैं हम लाइट रेज। ये जब बंच के अंदर हो जाती है 4 5 6 7 8 10 जितनी भी, तो उसे हम बीम बोलने लगते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्टार्ट होता है आपका और थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। तो ये है आपका एक डायग्राम जिसके अंदर ये है आपका मिरर, इसे हम ऐसे ही डायग्राम में बनाते हैं। शाइनिंग, ये इस तरफ वाला शाइनिंग सरफेस है, जो रफ सरफेस है उस पर ऐसे डैश लगा देते हैं। IO है आपकी इंसिडेंट रे, OR है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ON है आपकी नॉर्मल रे जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ION को, और RON को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे, एक बार इन टर्मिनोलॉजी को यहाँ भी देख लेते हैं हम। तो IO इंसिडेंट रे है, RO रिफ्लेक्टेड रे है, O पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे वो टकरा रही है, ON नॉर्मल है। हमें नॉर्मल जो होता है वो हमेशा इसी पॉइंट पे ड्रॉ बनाना होता है। ION एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, RON एंगल R है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन्हीं सिंबल्स के साथ आके आप इन्हें पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ION, रिफ्लेक्शन क्या है? NOR। तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R हमेशा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये जो तीनों रे होती हैं ये हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं, इनके प्लेन नहीं चेंज हो सकते। अभी आपको प्लेन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि जो प्लेन्स होते हैं, जैसे एक पेज है आपकी बुक का, उसे हम एक प्लेन मान लें। जब एक प्लेन के ऊपर बहुत सारे प्लेन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक स्पेस बन जाता है, 3D स्पेस। ठीक है, तो आप समझ लो कि इंसिडेंट रे, लाइट रे और क्या कहते हैं, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे हमेशा एक पेज पे एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पेज पे, दूसरी दूसरे पेज पे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए प्लेन के बारे में इतना समझना काफी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस या टेकिंग प्लेस ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हैं जो पैरेलल बीम या पैरेलल रेज आ रही है वो पैरेलल ही जा रही हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरफेस जो होता है वो स्मूथ नहीं होता। जैसे ये स्मूथ सरफेस था, ये स्मूथ नहीं था, तो इसके अंदर क्या होता है कि लाइट रेज तो पैरेलल आती हैं लेकिन वो इधर उधर भटक जाती हैं क्योंकि ऊंचा नीचा है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो फॉलो करेंगी और इधर उधर भाग जाएंगी। इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है जब आप लेंस पढ़ेंगे और मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर, तब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आने वाला है। तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन, उन्हें बोलते हैं हम रियल इमेज, एंड दे कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से हम क्या समझेंगे, ये अभी इस पे चर्चा करते हैं। पहले हम इधर देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल और अनरियल इंटरसेक्शन, जो वर्चुअल या अनरियल इंटरसेक्शन से बनती हैं उन्हें बोलते हैं वर्चुअल इमेज और कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर से आप किसी भी दीवार पे, किसी स्क्रीन पे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गई रियल इमेज। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे ली जा सकती है। यहीं पे बात करें, एक मिरर है जिसमें आप कंघी करते हैं या जिसके सामने आप तैयार होते हैं, उसके अंदर जो दिखाई दे रही है इमेज वो आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो हो गई एक वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं कि भाई एक्चुअल इंटरसेक्शन और वर्चुअल इंटरसेक्शन से हम क्या समझ रहे हैं, तो देखते हैं हम क्या समझ रहे हैं उससे। तो ये 2 स्फेरिकल मिरर हैं जिन्हें हम बोलेंगे कि ये कॉनकेव मिरर हैं। अब वर्चुअल और रियल इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो देखो, हम जब इमेज क्रिएट करते हैं तो हम 2 लाइट भेजते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे टर्म्स आप बाद में सीख जाएंगे जब आगे के टॉपिक्स आएंगे, अभी मुझे पता है तो मैं इन टर्म्स का ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है,
इंडिकेट कर दूंगा कि क्या चीज़ क्या है। तो ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करती है और ऐसे की ऐसे वापस जाएगी। तो यहाँ पे देखा आपने, ये दोनों लाइनें ना यहाँ इंटरसेक्ट हो गई। तो जब लाइनें असली में मिल रही होती है ना ऐसे रियल इंटरसेक्शन, तो क्रिएट करती है एक रियल इमेज। इसी के ठीक विपरीत आते हैं जब फोकस के और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो पैरेलल लाइन जो आती है फोकस से पास करवानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी है। इधर देखेंगे ये लाइन ना डाइवर्ज हो रही है, इनका कोई मूड नहीं है कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करने का, पर इमेज तो बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। अब ये कोई रियल लाइंस नहीं जा रही हैं, ये इमेजिनरी या वर्चुअल लाइंस जा रही हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी वर्चुअल कहलाता है। तो ये बिहाइंड द मिरर बनेंगी। अगर बिहाइंड द मिरर कोई इमेज बन गई तो भाई वो तो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही थी, तो यहाँ पे स्क्रीन रख दो, यहाँ पे ये इमेज भी आ जाएगी। तो यही होता है रियल इंटरसेक्शन, ये होता है वर्चुअल इंटरसेक्शन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे करेंगे हम डिटेल डिस्कशन रिफ्लेक्शन पे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे और कर्व्ड ग्लासेस मतलब स्फेरिकल ग्लासेस भी देखने को मिलेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।